Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 25th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ, विच इज़ अबाउट इंडिया इज़राइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस. इंडिया और इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. 1992 में इंडिया और इज़राइल के डिप्लोमेटिक टाइज़ फॉर्मली एंगेज हुए थे. सबसे पहले क्विकली इंडिया और इज़राइल की जो रिलेशंस हैं इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, पूरी टाइमलाइन को रन करते हैं ताकि हमें बेटर पिक्चर समझ में आ सके अबाउट इंडिया एंड इज़राइल. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इज़राइल की फॉर्मेशन से. 1948 में इज़राइल की फॉर्मेशन हुई और इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने इज़राइल की फॉर्मेशन के अगेंस्ट वोट किया क्योंकि इज़राइल वाज फॉर्म्ड आफ्टर पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन. सो इंडिया वोटेड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल. ना अगर हम इसका रीज़न देखें तो ये जो पार्टीशन था इज़राइल और पैलेस्तीन का, इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस. तो इज़राइल एक ऐसा कंट्री था विच वाज कंट्री ऑफ ज्यूज़. नाउ इंडिया के जो वुंड्स थे फ्रॉम पार्टीशन ऑफ 1947, दे वर वेरी अलाइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ डिवाइड हुए, पार्टीशन हुए बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइंस. उसी के एक साल बाद एक और कंट्री का सेम चीज़ से निकलना और ज्यूज़ और मुस्लिम्स के बीच में पार्टीशन होना. तो क्योंकि ये पार्टीशन रिलीजियस लाइंस के ऊपर बेस्ड था, इसी के साथ साथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है. तो इंडिया के जो लीडर्स थे वो इस मुस्लिम सेक्शन के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे एंड इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने इज़राइल की फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं किया. इंडिया वोटेड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इज़राइल. देन इसके बाद 1950 में आकर इंडिया रिकग्नाइज़ करता है एग्जिस्टेंस ऑफ इज़राइल को कि येस इज़राइल नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट करता है. लेकिन अभी तक कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज़ इंडिया ने इज़राइल के साथ इस्टेब्लिश नहीं किए. एंड ये हम 1950 की बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया और इज़राइल के बीच में जो टाइज़ थे वो 1992 के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. हाउएवर इंडिया ने रिकग्नाइज़ किया कि ओके इज़राइल एक कंट्री है. 1953 में बॉम्बे में कॉन्सुलेट ऑफ इज़राइल भी खोला गया. एंड अगर हम तब से लेकर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें इंडिया और इज़राइल रिलेशंस के, तो इज़राइल ने इंडिया को बहुत ही क्रूशियल टाइम्स में हेल्प भी किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1962 में हमारा जो चाइना के साथ वॉर था, या फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर था, उस टाइम पे इज़राइल ने टाइमली मोटर्स और स्मॉल आर्म्स इंडिया को प्रोवाइड किए. एंड सिमिलरली 1971 में हमारा जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, उसके अंदर भी इज़राइल ने बहुत ही क्रूशियल वेपन्स इंडिया को प्रोवाइड किए विच हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द विक्ट्री ऑफ इंडिया. तो डेफिनेटली अगर हम देखें 62 से लेकर 71 तक वो जो क्रूशियल टाइम्स थे, उन टाइम्स में इंडिया को हेल्प किया है इज़राइल ने. एंड देन फाइनली 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज़ इंडिया और इज़राइल के बीच में फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाती हैं. ना ये जो शिफ्ट आता है पॉलिसी के अंदर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स थे. सबसे पहले तो कुछ और अरब कंट्रीज़ जैसे कि जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब ने इज़राइल के साथ फॉर्मल टाइज़ इस्टेब्लिश कर दी थी जो कि बिल्कुल वहाँ के नेबरहुड में थे. उस टाइम पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो चुका था 1991 में, और इंडिया ऑल्सो वांटेड टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस नीड्स. तो इसलिए भी इज़राइल एक अच्छा पार्टनर था. एंड वेस्ट एशिया के जो बाकी कंट्रीज़ थे, जब हम कश्मीर इशू की बात करते हैं तो दे यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान इन दैट. सो इज़राइल के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करना एक पॉजिटिव विंडो थी फॉर कश्मीर इशू एज वेल. देन थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम्स में अगर आएँ तो 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़राइल विज़िट करते हैं, और ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस वाज फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विज़िट टू इज़राइल. मूविंग अहेड,
हमारे पास 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन आती है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू रिकग्नाइज जेरूसलेम एज कैपिटल ऑफ इज़राइल। वेल, इस रेजोल्यूशन के लिए इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। नाउ 2018 इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस अच्छे से डेवलप्ड हैं, लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। रीज़न बीइंग जेरूसलेम एक होली साइट है एंड इसकी जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो इस्लाम और जुदाइज़म दोनों के लिए है। तो अगर जेरूसलेम को इज़राइल की कैपिटल डिक्लेयर किया जाएगा, इसका मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो जेरूसलेम तक नहीं पहुंच पाएगी, उनका जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इसके चलते इंडिया ने जेरूसलेम ताकि इज़राइल की कैपिटल बन जाए इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया इन 2018। उसके बाद से जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे एंड कहा जा रहा था कि इज़राइल बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। सो 2021 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया दैट वाज टू सेट अप अ परमानेंट कमीशन विच विल प्रोब द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन गाज़ा, वेस्ट बैंक एंड पैलेस्तीन। कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए और इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर दे विल प्रोब इनटू दैट। वेल, इसको लेकर इंडिया ने वोट नहीं किया। इंडिया अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कहीं पे इंडिया सपोर्ट कर रहा है इज़राइल की, कहीं पे अगेंस्ट जा रहा है, कहीं पे न्यूट्रल रह रहा है, अब्सटेन कर रहा है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स रहे हैं इंडिया और इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। नाउ 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और इज़राइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। तो सबसे पहले ये जो हमारे रिलेशंस हैं इसकी डायमेंशंस को समझते हैं। सबसे पहला सेक्टर विल टॉक अबाउट इज डिफेंस। डिफेंस इंडिया और इज़राइल की जो पार्टनरशिप है इसे लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर हम देखें इज़राइल के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं तो उसका 41% जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया को होता है। तो डिफेंस एक बहुत बड़ा पिलर है बिटवीन इंडिया एंड इज़राइल। इंडिया के लिए इज़राइल एक सोर्स है ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इंडिया बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इज़राइल से बाय करता है। इसी के साथ साथ इज़राइल इंडिया के साथ कोऑपरेट करता है इन द एरियाज ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम, क्राइम प्रिवेंशन, साइबर क्राइम। इन सारे ही एरियाज़ के अंदर इज़राइल इंडिया के साथ कोऑपरेट करता है। साथ ही में मेक इन इंडिया के अंदर जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है उसके अंदर इज़राइल का भी जॉइंट वेंचर है। डिफेंस के बाद इंडिया और इज़राइल की अगर हम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करें तो जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो टेरर अटैक जो चीज़ है ये कॉमन है। बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़ आर विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक्स। अगर हम इज़राइल की बात करें तो जो वेस्ट एशियन रीजन के अंदर जो टेररिज्म इंक्रीज़ हो रहा है इज़राइल इज़ विक्टिम ऑफ दैट। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो कश्मीर इशू है एंड ब्रॉडली पाकिस्तान की साइड से जो हम टेररिज्म फेस करते हैं ये हमारी एक लिंकिंग टाई है। एंड इसके अंदर इवन जैसा कि मैंने पहले भी बात की, कश्मीर इशू को लेकर इज़राइल हैज़ स्टूड बाय इंडिया। इज़राइल ने इंडिया के साइड में स्टैंड लिया है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। देन वेरी इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज़राइल से एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन की फील्ड में बहुत कुछ सीख सकता है। इंडिया के अंदर हम इराटिक रेनफॉल की प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं। वी हैव पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इवन जो वाटर यूज़ की जो एफिशिएंसी है इंडिया के अंदर जो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। तो इसीलिए इज़राइल के साथ हमारी कोऑपरेशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रीयूज़ ऑफ इट फॉर एग्रीकल्चर, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, राइट। तो जो एडवांस्ड वाटर टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके साथ इंडिया इज़राइल के साथ कोऑपरेशन में है। नाउ इज़राइल की एक्सपर्टाइज है ड्रिप इरिगेशन के अंदर एंड ये एक बड़ा फैक्टर है जब हम बात करते हैं इंडिया टारगेट टू डबल द फार्मर्स इनकम, तो उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन को इंक्लूड करना भी एक बड़ा फैक्टर है। इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जो कि जियोग्राफिकली फिज़िकली वाटर डेफिशिएंट है, लेकिन इज़राइल की इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इतने अच्छे से वाटर को कंजर्व करते हैं एंड वेस्ट वाटर को रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं,
that Israel has done wonders in terms of water conservation, and India needs to learn from Israel, and जिसके चलते इंडिया इजरायली इस एक्सपर्टीज़ इस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया बेनिफिट भी होता है. देन इसके अलावा अगर हम इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एक फ़ंड भी सेटअप किया गया है जिसे कहते हैं I4F फंड. दिस इज़ बेसिकली इंडिया इज़राइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड. तो इसमें 4 आईज़ हैं, इंडिया इज़राइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड बीच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो ये फ़ंड भी सेटअप किया गया है बेसिकली ताकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर, एनर्जी या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, ये जो एरियाज़ हैं इनके अंदर म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी इनोवेट की जाए, उसको लेकर ये फंड भी सेटअप किया गया है. देन अगर हम इंडिया इज़राइल के रिलेशंस में देखें तो पैरा डिप्लोमेसी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंडिया की जो स्टेट्स हैं दे आर ऑल्सो रियल ड्राइविंग एजेंट्स इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग एंड टू कंसोलिडेट इंडिया एंड इज़राइल रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स ने भी इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस को बहुत प्रॉम्प्ट किया है. इसके बाद अगर हम इंडिया और इज़राइल के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो इंडिया इज़ इज़राइल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया. एशिया में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है एंड ग्लोबली इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इज़राइल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. एंड जो मोस्टली ट्रेड हो रहा है उसमें से 40% द ट्रेड इज़ ऑफ डायमंड्स. तो इन रिसेंट ईयर जो ट्रेड है उसे और भी सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफाई किया जा रहा है इनटू फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, आईटी, टेलीकॉम, इन सब चीज़ों में लेकर जाया जा रहा है. बट बड़ा शेयर इसके अंदर डायमंड्स का रहा है. इसके साथ साथ वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है. ऐसे ज्यूज़ हैं वहाँ पे विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड मेनली इंडिया से ज्यूज़ जो थे दे वेंट टू इज़राइल ड्यूरिंग मेनली 50s एंड 60s एंड मेजॉरिटी वो फ्रॉम महाराष्ट्र जहाँ पे बेने इज़राइलीज़ थे, दे वेंट ओवर देयर. देन केरला से कोचिनी ज्यूज़ जाते हैं, कोलकाता से बगदादी ज्यूज़ गए हैं एंड रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से भी बेनी मिनाशीज़ जो हैं दे आर ऑल्सो ज्यूज़, वो भी दोबारा इज़राइल गए हैं. तो इज़राइल के अंदर देर आर मैनी ज्यूज़ विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड जो अभी भी जो वहाँ पे ओल्डर जनरेशन है दे मेंटेन इंडियन लाइफस्टाइल एंड उनके कल्चरल लिंक्स अभी भी इंडिया के साथ में हैं. तो इसीलिए इंडियन डायस्पोरा का वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लास्टली इज़राइल और इंडिया के बीच में स्पेस कोलैबोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है. 2002 में इंडिया और इज़राइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया दैट दे विल प्रमोट देयर स्पेस कोलैबोरेशन, जिसके चलते इंडिया ने इज़राइल की जो रिडार इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं टेक्सार एंड रिसैट 2, दीज आर दी रिडार इमेजिंग सैटेलाइट्स ऑफ इज़राइल, इसे इंडिया ने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया फ्रॉम PSLV. तो ये सक्सेसफुल रहा. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम देयर स्पेस कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ना अगर अब हम कुछ कंसर्न्स डिस्कस करें इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस में तो एज़ वी सी कि 30 इयर्स हो चुके हैं बट स्टिल जो बायलेटरल ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ स्टिल बिलो पोटेंशियल. जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो अराउंड $5 बिलियन के आसपास ही स्टैगनेंट है एंड इसमें भी बड़ा पार्ट सिर्फ डायमंड्स और डिफेंस सेक्टर में ही है, ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है. तो बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जितना प्रॉम्प्ट हो सकता है अभी तक उतना नहीं हो पाया है. इसी के साथ साथ वेस्ट एशिया रीजन में कोई ना कोई नए फिजर्स इमर्ज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल राइट नाउ इज़राइल एंड सऊदी अरेबिया दे आर कमिंग क्लोज एंड दे कमिंग क्लोज मेनली टू स्टॉप ईरान के राइस को स्टॉप करने के लिए सऊदी अरेबिया एंड जो इज़राइल है दे आर कमिंग क्लोज. नाउ इट्स टफ फॉर इंडिया टू क्रिएट बैलेंस इन 3 मेन पोल्स ऑफ वेस्ट एशिया के हमारे वेस्ट एशिया में 3 बड़े पोल्स हैं इंडिया के लिए. वन इज़ इज़राइल, सेकेंड इज़ सऊदी अरेबिया एंड थर्ड इज़ ईरान. अब अगर इज़राइल और सऊदी अरेबिया इकट्ठे होकर ईरान के डोमिनेशन को रोकेंगे तो इंडिया के लिए वो बैलेंस मेंटेन करना इन तीनों कंट्रीज़ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. साथ ही में नाउ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज़राइल में हो रहा है अगेंस्ट पैलेस्तीन, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया टू ऑलवेज टर्न ब्लाइंड फोल्ड फॉर इट. जैसा कि अभी हमने पीछे बात की
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के लिए रेजोल्यूशन में इंडिया ने वोट ही नहीं किया, लेकिन इंडिया बेसिकली इग्नोर कर रहा है, इंडिया ब्लाइंड फोल्ड हो रहा है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट वायलेशन। देन कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। इज़राइल और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल टाइज़ काफ़ी लिमिटेड हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो जाननी ज़रूरी है वो ये है कि चाइना के साथ इज़राइल भी क्लोज है। मेनली चाइना इज़ अट्रैक्टेड टू इज़राइल्स टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड जिसे लेकर इवन इज़राइल ने वेलकम किया है चाइना की इन्वेस्टमेंट को, एंड उनका जो पोटेंशियल है एज ए रिसर्च कोलैबोरेटर, तो जिसकी वजह से इज़राइल एंड चाइना आर ऑल्सो क्लोज टू ईच अदर। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इंडिया और इज़राइल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। लास्टली एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, इज़राइल के फॉर्मर पीएम नेतन्याहू ने इंडिया और इज़राइल की जो रिलेशनशिप था उसको एक फॉर्मूला के अंदर कंक्लूड किया था। उन्होंने कहा था इट इज़ IT इंटू IT इज इक्वल टू I2T2। ओके, IT इंटू IT इज इक्वल टू I2T2। ये बेसिकली क्या है? इंडियन टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय इजरायली टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास टैलेंट है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। इफ वी मल्टीप्लाई दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग इंडिया इजराइल टाइज फॉर टुमारो। तो ये जो फॉर्मूला है ये सम अप कर रहा है इंडिया और इजराइल के जो टाइज़ हैं उन्हें। सो इंडिया एंड इजराइल दे आर फ्रेंड्स, एंड ये जो पार्टनरशिप है दिस इज़ मेड फॉर 21st सेंचुरी। दोनों ही कंट्रीज़ दे आर वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज, एंड दोनों ही कंट्रीज़ में हमें एनर्जेटिक लोग मिलते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर इंडिया एंड इजराइल्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नाउ आज जो न्यूज़ आई है पेपर में 30 ईयर्स क्योंकि कंप्लीट हुए हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को, तो इसको लेकर एक लोगो लॉन्च किया गया है फॉर 30th एनिवर्सरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं द लोगो विच हैज़ बीन डिराइव्ड। इस लोगो को मेनली 2 फीचर्स से बनाया गया है। इज़राइल के फ्लैग के सेंटर में स्टार ऑफ डेविड को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इंडिया के फ्लैग में आपको मिलता है अशोक चक्र। तो बेसिकली इजरायली फ्लैग से स्टार ऑफ डेविड और इंडिया के अशोक चक्र को यूज़ करके इंडिया और इजराइल के 30 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप को मार्क करते हुए इस लोगो को डिराइव किया गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द स्टार ऑफ डेविड फ्रॉम द इजरायली फ्लैग, एंड किस तरह से ये जो न्यू लोगो आया है इसे पहचान लीजिए। लास्टली आपको ये एक्सरसाइज करनी है, अपनी अपनी एटलस में आपको इज़राइल मार्क करना है, एंड यू विल सी दैट इज़राइल इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। इज़राइल यहाँ पे 2 वाटर बॉडीज़ को टच कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इज़राइल इज़ टचिंग मेडिट्रेनियन सी। याद रखेंगे इज़राइल किसको टच करता है? मेडिट्रेनियन सी को टच करता है। Second important thing for you to know is that Israel also touches Gulf of Aqaba. गल्फ ऑफ अकाबा को भी इज़राइल टच करता है। तो अगर आप इज़राइल से गल्फ ऑफ अकाबा में चले जाएंगे, अल्टीमेटली यू विल रीच टू रेड सी। रेड सी से निकल के गल्फ ऑफ एडन में जाइए एंड यू कैन कम टू इंडियन ओशन। एंड अगर आप इज़राइल से मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं तो आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस कीजिए एंड यू विल रीच टू अटलांटिक ओशन। तो इज़राइल की कनेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। मेडिटेरेनियन सी टच करता है ये तो हमें क्लियरली दिख जाता है। समटाइम्स वी मिस गल्फ ऑफ अकाबा, तो उसे मिस नहीं करेंगे, आज ही इसे नोट करेंगे। इसके अलावा आपको इज़राइल के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पे लेबनान, then we have Syria, then Jordan, and then comes your Egypt. So Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, ये वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इज़राइल को बॉर्डर कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेरेनियन सी एंड गल्फ ऑफ अकाबा ऑल्सो बॉर्डर्स इज़राइल। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो पिछले काफ़ी हफ्तों से हम इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर सीइंग every single day there is something or the new development is going on। नई स्टेटमेंट्स कभी रशिया, यूक्रेन या नाटो की तरफ से आती जा रही हैं ना। आज के न्यूज़पेपर में जो नेटो के अलाइज हैं उन्होंने अपनी फोर्सेस को स्टैंड बाय पे कर दिया है। दे हैव सेंट सम शिप्स एंड फाइटर जेट्स, ताकि जो यूरोप के जो ईस्टर्न डिफेंसेस हैं वो वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसे बूस्ट कर सकें।
because as the tension over the Ukraine and Russia border is still very high, तो इसे कॉम्बैट करते हुए अपनी तरफ से नेटो अलाइज ने फोर्सेस को वहाँ पे भेज दिया है. एक बार क्विकली रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझ लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑल अबाउट. तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं. 1991 से पहले बोथ ऑफ देम वो पार्ट ऑफ यूएसएसआर. एंड इन दोनों ही स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं ये बिटर, और रादर इन दोनों के बीच में जो टेंशन्स थी अगर हम इसको देखें तो 2013 में ये काफ़ी एस्केलेट होती हैं जब एक लैंडमार्क पॉलिटिकल और ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट साइन करते हैं. इसके बाद यूक्रेन की कैपिटल कीव में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं एंड दैट अल्टीमेटली इरप्ट्स इनटू वायलेंस. जिसके बाद अगले ही साल 2014 में मार्च 2014 में रशिया क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स कर लेता है. सो यहाँ पे है यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, एंड यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं दिस इज़ ऑल रशिया. सो 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया. आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए. ये एक पेनिनसुला है, इसको ऑटोनॉमस पेनिनसुला भी कहते हैं. ना पेनिनसुला इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स. दिस इज़ योर सी ऑफ अजोव, यहाँ पे अजोव सी है. दिस वन इज़ ब्लैक सी, एंड ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. यहाँ पे है आपकी स्ट्रेट ऑफ क्रेच, तो ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं. सो इट्स अ पेनिनसुला जिसे 2014 में रशिया ने एनेक्स किया. एंड ये जो एरिया है यहाँ पे जो रशियन लॉयल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं. ऐसे लोग जो कि रशियन लैंग्वेज इवन बोलते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे. और रशिया ने अपने एनेक्सेशन को जस्टिफाई किया ये कहते हुए दैट दे आर डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रशियन स्पीकिंग सिटीजन्स ओवर देयर. एंड इसके तुरंत बाद प्रो रशिया सेपरेटिस्ट मूवमेंट यूक्रेन के काफ़ी सारे एरियाज़ में शुरू हुआ, जिसके अंदर डोनेत्स्क एंड लुहांस्क ये 2 एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा रैपिडली बर्स्ट आउट हुआ. एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूक्रेन, इंडिपेंडेंस फ्रॉम कीव, जिसकी वजह से यूक्रेन की फोर्सेस और यहाँ पे जो रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट थे इनके बीच में काफ़ी लंबी लड़ाई एंड काफ़ी वायलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ. एंड आफ्टर दैट हमारे पास आती हैं मिन्स्क एग्रीमेंट्स. सो सबसे पहले यूक्रेन और रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट जो ये डोनेत्स्क एंड लुहांस्क एरिया के अंदर वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, जो फाइट चल रही थी, सबसे पहले इनके बीच में एक सीज़ फायर डील अग्री की जाती है इन 2014. एंड इसके अंदर मेन प्रोविजंस यही थे कि जो प्रिजनर्स हैं उन्हें एक्सचेंज किया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसे प्रोवाइड किया जाए, और जो हैवी वेपन्स हैं उन्हें वहाँ से विड्रॉ किया जाए. लेकिन बहुत ही क्विकली ये जो 2014 में जिसको हम मिन्स्क 1 एग्रीमेंट भी बोलते हैं ये ख़त्म हो गया. एंड दे अगैन इरप्टेड इन वॉर, अगैन वहाँ पे वायलेशन हुई. जिसके बाद 2015 में दोबारा मिन्स्क 2 एग्रीमेंट होता है. नाउ दिस वाज साइंड अंडर, इट वाज मीडिएटेड बाय फ्रांस एंड जर्मनी. एंड इस एग्रीमेंट को भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया कि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे जो रेबल्स जो चल रहा है इस फाइट को एंड किया जाए, एंड लेट्स हैंड ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया टू यूक्रेन्स नेशनल ट्रूप्स. ना ये जो इशू है जो कि यहाँ पे जो ईस्टर्न यूरोप में हो रहा है, दिस नीडेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की डेथ हो रही है. द बैटल विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यूक्रेन एंड द प्रो रशियन रेबल्स इन द ईस्ट ऑफ द कंट्री, एंड जिसको लेकर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी आया. इवन यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीरीज़ ऑफ मेजर्स लेकर आए टू इन रिस्पॉन्स टू रशियाज़ एक्शन इन क्रीमिया एंड ईस्टर्न यूक्रेन, जिसके अंदर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जो रशिया की इकोनॉमी थे उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए ताकि ये जो टेंशन चल रही है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया ये ख़त्म हो सके. नाउ इसको लेकर अगर हम रशिया का रिस्पॉन्स देखें तो रशिया सॉ दिस एज कि नेटो की जो सपोर्ट है यूक्रेन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनल्स, तो जिसको लेकर रशिया ने कहा दैट दिस इज़ थ्रेट फॉर देयर सिक्योरिटी. एंड उन्होंने इवन यूक्रेन को एक्यूज़ किया कि वो अपने जो ट्रूप्स के जो नंबर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू रीटेक द डोनबास एरिया. हाउएवर यूक्रेन ने इसे डिनाई किया.
इसके बाद इवन रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा दैट दे नीड अ लीगल अग्रीमेंट ताकि उसमें रूल आउट हो सके दैट नेटो विल नॉट एक्सपैंड ईस्टवर्ड्स टुवर्ड रशिया, रशिया के बॉर्डर्स की तरफ नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा। और रशिया ने ये भी स्टेट किया कि अगर नेटो अपनी फोर्सेस फ्रॉम दोज कंट्रीज़ जो कि ईस्टर्न यूरोप में हैं, और वो कंट्रीज़ मेनली जो कि 1997 के बाद नेटो का अलायंस बनती हैं, उन सब से अब विड्रॉ कर जाए एंड वहाँ पे अपना मिलिट्री बिल्डअप वो डीएस्केलेट कर दें। तो बेसिकली जो रशिया के साथ जो बाल्टिक नेशंस हैं उनका जो बॉर्डर है, मेनली लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, देन ऑल्सो जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं लाइक पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, कुछ बाल्कन स्टेट्स, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया, वो सब जो कि रशिया के बॉर्डर्स के पास हैं, रशिया इज सेइंग कि वहाँ से नेटो विड्रॉ कर जाए, यहाँ से विड्रॉ करे और साथ ही में फर्दर एनलार्जमेंट ना करे सीरिया के अंदर, मतलब यूक्रेन और जॉर्जिया को नेटो का मेंबर ना बनाए। तो ये काफ़ी बड़ी अपील, काफ़ी बड़ा डिमांड रशिया नेटो से कर रहा है। एंड ऑब्वियसली इसको लेकर जो वेस्ट की तरफ से यूएस एंड नेटो का जो रिप्लाई आया है, दे आर सेइंग कि ये जो डिमांड्स हैं ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं। कोई भी कंट्री अब आ सकता है, नेटो का मेंबर बन सकता है, एंड रशिया कैन नॉट डिटरमाइन कि हाँ जी किस कंट्री का नेटो मेंबर बने और कौन सा कंट्री नेटो का मेंबर ना बने। तो ये सारा का सारा इशू जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें नेटो की स्टेटमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये इसका पूरा शॉर्ट बैकग्राउंड था। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो, इट इज़ ऑल्सो ऑन द बॉयल राइट नाउ। बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट रॉच मार्क क्रिश्चियन कबोरो, इनको आर्मी के कुछ म्यूटिनियर्स ग्रुप ने अरेस्ट कर लिया है। दे आर हेल्ड बाय दोज म्यूटिनियर्स ओनली, एंड उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो काफ़ी टाइम से दे वर आस्किंग फॉर अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, दे वर आस्किंग फॉर ट्रेनिंग, as in Burkina Faso the army is fighting against some militants which are linked with Al-Qaeda and Islamic States, and in militants के साथ वहाँ पे जो फाइट चल रही है उसको लेकर जो आर्मी है they have lost many soldiers over there। ना ये जो पूरा इशू था, जो पब्लिक एंगर था, ये बेसिकली लास्ट ईयर नवंबर में इरप्ट हुआ जब एक गनमैन हु वाज लिंक्ड विद अलकायदा, उन्होंने आके 49 मिलिट्री पुलिसमैन जो थे उनको वहाँ पे शूट किया, एंड साथ ही में बहुत सारे जो सिविलियंस थे दे वर ऑल्सो डाइड नियर अ गोल्ड माइन इन बुर्किना फासो, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा आउटरेज हुआ, एंड जो ट्रूप्स थे दे गॉट विदाउट फूड राशंस फॉर 2 वीक्स इवन। सो इसके बाद नवंबर 2020 में अगैन प्रेसिडेंट रॉक कैबोरो ही वाज री इलेक्टेड फॉर हिज सेकेंड टर्म, एंड जब से वो री इलेक्ट हुए थे तब से ही वाज फेसिंग प्रोटेस्ट, एंड लगातार नेशन वाइड कॉल चल रही थी दैट ही शुड स्टेप डाउन, एंड इसके चलते उन्होंने अपने कुछ प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ्स, इनको भी रिप्लेस कर दिया था। ये जो म्यूटनी वहाँ पे हुई है, इससे अगर हम वहाँ के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो ये वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ले आएगा, एंड ऑलरेडी जो वेस्टर्न अफ्रीका का जो साहेल एरिया है वहाँ पे जो इस्लामिक इंसर्जेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही जो इंसर्जेंसी चल रही है इसने बुर्किना फासो के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया है। बुर्किना फासो काफ़ी प्रोमिनेंट गोल्ड प्रोड्यूसर है, लेकिन स्टिल गोल्ड प्रोड्यूसर होने के बावजूद इट इज़ वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्ट अफ्रीका। रीज़न बीइंग जो भी रिसोर्सेज हैं दे आर बीइंग ड्रेन्ड इन द फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक इंसर्जेंसी, एंड लगातार वहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं लोगों के, दोज हु आर फेसिंग हंगर, बिकॉज लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रहा है, एंड जियोग्राफिकली वो जो एरिया है दैट इज़ ड्रॉट हिट एरिया। नाउ इस पूरे इवेंट को लेकर जो रीजनल एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि ये जो मिलिटेंट्स हैं एक तरफ, एंड फर्दर ये जो अटैक हो चुका है दिस कैन डीस्टेबलाइज वेस्टर्न अफ्रीका। नाउ इसे लेकर बुर्किना फासो के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने वहाँ का जो स्टेट टेलीविज़न है उन्होंने कहा दैट दे हैव सीज द कंट्रोल, एंड उन्होंने जो बुर्किना फासो की गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसे डिसॉल्व कर दिया है। उन्होंने ये भी स्टेट किया दैट कंट्रीज बॉर्डर हैज़ बीन ब्लॉक्ड, and they have said that they will return to constitutional order in a very reasonable time. Now यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बुर्किना फासो की लोकेशन। नाउ सबसे पहले ये वेस्टर्न अफ्रीका में लाई करता है। इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये कहीं से भी किसी भी सी और ओशन को टच नहीं करता। तो सबसे पहले बुर्किना फासो को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट कंट्री इज़ माली, देन वी हैव नाइजर, तो माली, नाइजर।
After that, Benin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. इसको आइवरी कोस्ट भी बोल देते हैं, बट इट्स फुल नेम इज कोट दी आइवोर. सो माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोट दी आइवोर, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बुर्किना फासो को बॉर्डर करते हैं. ये आपको याद होने चाहिए. नाउ जब भी हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो साहेल रीजन की बात यहाँ पे ज़रूर होती है. साहेल, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये बेसिकली एक इको क्लाइमेटिक या फिर बायोजियोग्राफिकल रीजन है. दिस इज़ बेसिकली द रीजन ऑफ ट्रांजिशन. इसके नॉर्थ में अगर आप देखें तो वी हैव सहारा डेजर्ट, और इसके साउथ में हमारे पास यहाँ पे सूडान आ जाता है. और आप जोग्राफी में पढ़ते हैं दैट हियर वी हैव सवानाज ओवर हियर. यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं विच इज़ कॉल्ड एज सवाना. तो एक तरफ नॉर्थ में डेजर्ट है और नीचे सवानाज आने वाले हैं. तो इन दोनों के बीच में जो साहेल है ये एक तरीके का इको क्लाइमेटिक या फिर बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ ट्रांजिशन है. ना पूरा का पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट है. आपका जो नदरन अफ्रीका है, अटलांटिक ओशन की कोस्ट से लेकर ये पूरा आपकी रेड सी की जो कोस्ट है वहाँ तक स्ट्रेच आउट हो रहा है. ना साहेल अगर हम वर्ड देखें तो ये जो नाम है ये अरेबिक टर्म से डिराइव हुआ है. अरेबिक भाषा में साहेल का मतलब होता है कोस्ट. नाउ कोस्ट का मतलब बेसिकली शोर लाइन. तो ये एक फिगरेटिव सेंस में से कहा जाता है क्योंकि इसके नॉर्थ में देयर इज़ अ वास्ट सहारा डेजर्ट, और वास्ट सहारा डेजर्ट की कहा जा रहा है कि ये एक सदर्न कोस्ट है, ये शोर है वास्ट सहारा डेजर्ट का. तो फिगरेटिव सेंस में साहेल को, क्योंकि जिसका मतलब कोस्ट होता है, इस सेमी एरिड एरिया को शोर कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है इन अरेबिक विच मीन्स साहेल. नाउ इसके अंदर अगर हम कंट्रीज़ देखें तो आपका यहाँ पे जो सेनेगल वाला एरिया है वो यहाँ पे आ जाता है, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, देन कम्स योर इवन अल्जीरिया यहाँ पे आता है, नाइजीरिया का पार्ट इसमें इंक्लूड होता है. देन यहाँ पे आकर हमारे पास नाइजीरिया के साउथ में कैमरून का जो हिस्सा है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है. कैमरून के बाद सेंट्रल अफ्रीकन नेशन, वहाँ पे जो है चाड, सूडान, साउथ सूडान, एरिट्रिया, इथोपिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है दिस इज़ कवर्ड अंडर साहेल रीजन. सेमी एरिड है, काफ़ी ज़्यादा पावर्टी यहाँ पे है, पावर्टी, हंगर, ऐसे जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन सब में ये जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा लो रैंक्स पे आते हैं. एंड सबसे बड़ा रीज़न इस एरिया के अंदर जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टी के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, यहाँ पे जो राइजिंग इस्लामिक इंसर्जेंसी है, दैट हैज़ इन्फेक्टेड दिस एरिया वेरी बैडली. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो कि वेस्ट एशिया में हो रहे हैं उसके बारे में है. हमने बात की कि येमेन के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है विच इज़ योर हूथी रेबल्स, एंड वी सॉ कि इन हूथी रेबल्स ने रिसेंटली यूएई पे अटैक किया था. वहाँ पे जो कुछ टैंकर्स थे वहाँ पे एक्सप्लोजन हुई, जिसके बाद न्यूज़ आई कि सऊदी अरेबिया ने येमेन के अंदर जो सना है वो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एयर रेड्स की. एंड इसके बाद दोबारा ये एरिया न्यूज़ में आया है बिकॉज यूएई ने ये स्टेटमेंट दी है दैट हूथी रेबल्स ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट किया अगेन एट यूएई, जिन मिसाइल्स को यूएई ने इंटरसेप्ट किया और उन्हें डिस्ट्रॉय किया. नाउ ये इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए दैट हूथी रेबल्स आर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट येमेन्स प्रेसिडेंट, और येमेन के जो प्रेसिडेंट हैं दे आर बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जिसकी वजह से ये जो हूथी रेबल्स हैं और यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में हमें ये ग्रोइंग टेंशन्स देखने के लिए मिल रही हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट चाइना एंड ताइवान. So China's Air Force, they have sent around 52 aircrafts towards Taiwan's डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन. जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें 52 एयरक्राफ्ट्स चाइना ने वहाँ पे भेजे, जिसे कहा जा रहा था दिस वाज मेनली दी शो ऑफ फोर्स फ्रॉम चाइना, एंड जिसको लेकर ताइवान ने भी अपने जो जेट्स हैं उनको स्क्रैम्बल किया in response to these 52 aircrafts inclusion in Taiwan's air defense identification zone. Now यहाँ से एक बार क्विकली बैकग्राउंड देख लेते हैं चाइना और ताइवान का.
सो चाइना और ताइवान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दे बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़ गॉट सेपरेटेड इन 1949। 1949 का जो सिविल वॉर होता है उसके बाद चाइना और ताइवान सेपरेट हो जाते हैं। हालांकि चाइना अभी भी ताइवान को अपना पार्ट मानता है, वेयर एज ताइवान की अगर हम बात करें, ताइवान कंसिडर इटसेल्फ एज अ सॉवरेन कंट्री। काफ़ी ज़्यादा 1949 से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में हॉस्टाइल और एंग्री रिलेशंस थे, बट 1980s में ये जो रिलेशंस थे ये इम्प्रूव होने शुरू हुए। एंड चाइना ने एक फार्मूला भी बनाया। चाइना ने कहा देयर इज़ वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला। सो अगर ताइवान एक्सेप्ट कर लेता है तो चाइना और ताइवान की रीयूनिफिकेशन होगी एंड ताइवान विल बी गिवन ऑटोनॉमी स्टेटस एज वेल, बट एक बार रीयूनिफिकेशन कर लेते हैं। हाउएवर ताइवान ने सॉफो को रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद से चाइना और ताइवान के बीच में कुछ जो रूल्स थे उनको रिलैक्स किया गया। देयर वर सम लिमिटेड टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन ताइवान एंड चाइना। यहाँ पे भी यूएस का रोल आता है। यूएस हैज़ ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड द अटेम्प्ट्स डन बाय चाइना, जो कि ताइवान के टर्म्स में जो बार बार चाइना अपने डिफरेंट अटेम्प्ट्स करता रहता है टू शो दैट ताइवान बिलोंग्स टू चाइना। इस अटेम्प्ट को यूएस से हमेशा से क्रिटिसाइज़ करता रहा है। एंड एज पार्ट ऑफ ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979, यूएस से विल असिस्ट ताइवान अगर ताइवान को चाइना अटैक करता है तो अब रिसेंटली अगेन चाइना ने अपनी पावर को शो करते हुए ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है वहाँ पे इंक्लूड किया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.